तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड 38 की शुरुआत में हमारा जाओची अपने रूम के अंदर होता है, यानी कि वो अभी तक जाओ सेक्टर में है। जाओ सेक्टर में उन्होंने रेस्ट करने के लिए उसे एक रूम दिया होता है। तो मोली बाहर निकलती है और उसे कहती है बहुत सारी डिस्गाइजिंग एबिलिटीज को देखा है, बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज है जिनमें अपनी गीगी पावर को यूज करते हुए, मिस्टिक पावर को यूज करते हुए अपने रूप को बदला जाता है। लेकिन ऐसा तो सिर्फ परफॉर्म स्ट्रेंथ वाले लोग ही कर सकते हैं, और फिर भी इसमें परफेक्ट डिस्गाइज हासिल नहीं होता। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कोई भी परफॉर्म लेवल का मास्टर जब उसकी तरफ देखेगा तो वो उसकी एनर्जी को पहचान जाएगा और पहचान जाएगा कि ये बंदा यहाँ पर डिस्गाइज में है, कि ये इसकी ओरिजिनल नहीं बल्कि ये एक फेक शेप है। लेकिन तुम्हारी तो बात ही अलग है, तुमने यहाँ पर एक डॉक्टर का रूप धारण किया है और यहाँ पर पूरे के पूरे जाओ सेक्टर को चकमा दे दिया है। किसी को भी पता नहीं चल रहा कि तुम यहाँ पर एक नकली और सिर्फ एक 16 साल के बच्चे हो। तुमने ये वाली स्पेशल आर्ट कहाँ से सीखी है। जाओची उसे कहता है तुम्हें पता नहीं है, शायद मैं जो टेक्निक यूज कर रहा हूँ इसके अंदर मैं जरा भी परफॉर्म स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर रहा, मैंने इसमें मिस्टिक पावर को यूज ही नहीं किया। जाओ टियाननैन जो कि अपनी अर्थ परफॉर्म राम में है, अगर जाओ सेक्टर का पैट्रियार्च अपने स्काई राम में होता है या फिर वो एम्परर राम में भी होता तब भी वो मुझे पहचान नहीं पाता। मैंने यहाँ पर मिस्टिक पावर को यूज नहीं किया, इसी वजह से कोई भी मेरी इस डिस्गाइज के अंदर से मुझे पहचान नहीं सकता। और साथ ही जाओची उसे कहता है मैंने ये वाली स्पेशल टेक्निक अपने मास्टर से सीखी है, मेरे पुराने मास्टर जो कि मेडिसिन के एक महान सेंट थे। तो जाओची यहाँ पर अपना प्लान बताता है। जाओची मोली से कहता है मैंने उसको ठीक इसलिए किया है ताकि वो और उसका बाप बहुत ज्यादा खुश हो जाएं। कुछ दिनों के लिए वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो लोग यहाँ पर इतनी जोर जोर से रोने वाले हैं कि उनके चीखने चिल्लाने की आवाज आसमान तक जाएगी। लेकिन उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, मैं उनका सब कुछ उनसे छीन लूंगा। नेक्स्ट सीन में जाओची रेस्ट करने के बाद दोबारा से लू चेंग को देखने के लिए आता है। तो उसके फादर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपने बेटे से कहते हैं लू चेंग यही वो महान डॉक्टर है जिन्होंने तुम्हारा इलाज किया है। इसका नाम मास्टर हांगफू है जो कि डिवाइन फीनिक्स सिटी से यहाँ पर आए हैं। जाओ लू चेंग से कहता है जीनियस डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी जान बचा ली और मुझे जिंदगी में दूसरा मौका दिया है। कि मेरी कल्टीवेशन क्रिपल हो चुकी थी लेकिन फिर भी आपने मेरी मेडियंस को दोबारा से ठीक कर दिया, अब मैं दोबारा से कल्टीवेट कर पाऊंगा। जाओची चलता हुआ उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है ये तो एक डॉक्टर की ड्यूटी है, डॉक्टर को ये सब कुछ करना पड़ता है। मेरे पेशेंट को मैं अच्छे से ट्रीट करूंगा, चलो जल्दी से अपना हाथ मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुमने कितनी बड़ी चेंजेस आई हैं। लेकिन जाओची जैसे उसका हाथ पकड़ता है वो वहीं पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं यार आपको क्या हुआ, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बदल क्यों गए, यहाँ पर कुछ गलत है। जाओची गुस्से के साथ पैट्रियार्च से कहता है क्या जाने से पहले मैंने तुम्हें स्पेसिफिकली ये नहीं कहा था कि इसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देना, तक मैं इजाजत ना दूं इसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देना, तो तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं माना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था? लगता है कि तुमने मेरी इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पैट्रियार्च भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं प्लीज महान डॉक्टर आप इस तरह गुस्सा मत हो, ये तो सब कुछ मेरी वाइफ की वजह से हुआ है, क्योंकि वो अपने इकलौते बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये हमारा इकलौता बेटा है, इसी वजह से वो उसके लिए चिकन सूप बनाकर ले आई थी। मैं उसको मना भी नहीं कर पाया, वो अपने प्यार की वजह से इसके लिए सूप बनाकर लाई थी। जाओची यहाँ पर फिर से अपना एक्टिंग मूड चालू करता है और गुस्से के साथ उसे कहता है कैसा माँ का प्यार है, अगर माँ को इतना ही प्यार आ रहा था कम इसके ठीक होने के बाद ये सब कुछ कर लेती। वो नहीं चाहती कि उसका बेटा यहाँ पर जिंदा रहे। तुम सभी लोगों ने यहाँ पर इसे चिकन सूप का एक बाउल देकर मेरी सारी की सारी मेडिसिन का असर खत्म कर दिया है। पूरा दिन लगा दिया इसके लिए मेडिसिन बनाने में, जबकि तुमने सिर्फ एक चिकन बाउल सूप की वजह से को फिर से वैसी हालत में ला दिया है जैसा ये पहले था। लगता है कि तुम लोग अपने बेटे को जिंदा नहीं देखना चाहते, इसको मारना चाहते हो। इसकी पहले से टूटी हुई मेरिडियंस वो ठीक होने की बजाय पहले से भी ज्यादा फूल गई हैं। अब इसकी मेरिडियंस को दोबारा से ठीक करना पहले से भी 10 गुना ज्यादा मुश्किल हो गया है। जाओची गुस्से के साथ चीजों को इधर उधर पटक रहा होता है और उसे कहता है तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, अब मैं तुम्हारे बेटे का ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, मैं इसका इलाज नहीं करने वाला, अब जाओ जाकर किसी और डॉक्टर को ढूंढ लो। तुम लोगों को मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी तुमने उनके ऊपर अमल नहीं किया, इसी वजह से अब मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। जबकि पैट्रियार्च जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बार बार उसकी मिन्नतें कर रहे होते हैं। उसे कहते हैं सीनियर डॉक्टर प्लीज इस बार इस बात को माफ कर दीजिए, सारी मेरी गलती है, मुझे अपनी वाइफ को रोकना चाहिए था, मैं अपनी वाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाया, प्लीज ऐसा मत करे, प्लीज मेरे बेटे को बचा ले, आप इसके लिए मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। जबकि सेकंड एल्डर भी जल्दी से भागते हुए आते हैं और जाओची के पाँव को पकड़कर वहीं पर रोना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं प्लीज महान डॉक्टर हमारे यंग मास्टर को बचा लें, सारी की सारी हमारी गलती है। जबकि हमारे यंग मास्टर तो इनोसेंट है, उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ही सीवियर इंजरीज है, अगर सीनियर डॉक्टर आपने यहाँ पर इसकी हेल्प नहीं की तो ये अपनी बाकी की सारी जिंदगी इसी तरह क्रिपल गुजार देगा, ये दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। जबकि जाओ लू चेंग भी उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है सीनियर प्लीज प्लीज मुझे बचा ले, मेरी कल्टीवेशन को दोबारा से ला दें। तो जाओची उसकी तरफ देखने के बाद उसके पास चला जाता है और कहता है बच्चे तुम तो बिल्कुल मेरे इस पोते की तरह के दिखते हो, जब मेरा पोता बहुत ज्यादा यंग था वो तुम्हारी तरह ही दिखता था। जाओची यहाँ पर एक कहानी बनाता है, वो उसे कहता है जब मेरा पोता छोटा था वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, मेरे पोते का नाम हांगफू चेंग था, बिल्कुल तुम्हारे नाम की तरह, जैसे तुम्हारा नाम जाओ चेंग है।
है, लेकिन अफसोस में एक महान डॉक्टर होने के बावजूद भी, हालांकि मुझे एसेंट्रिक गॉड हैंड भी कहा जाता है, मैं अपने पोते को नहीं बचा सका, मैं उसका इलाज नहीं कर सका और उसे ना ही मरने से बचा सका। मेरा पोता भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था ज़ाओ लुचेंग, वो भी तुम्हारी तरह एक जीनियस था। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हीवंस को इस तरह के एलीट डिसाइपल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो उनसे बहुत ज्यादा जेलस है, जैसे कि उसने मेरे पोते के साथ किया, बिल्कुल अब वैसा तुम्हारे साथ हो रहा है। पैट्रियार्क जब यहाँ पर ये वाली बात सुनते हैं कि ये अपने पोते को लेकर काफी ज्यादा उदास है, वो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ज़ाओची से कहते हैं, सीनियर डॉक्टर, अब जबकि आपको मेरे बेटे के अंदर अपना पोता दिखाई देता है, तो क्यों ना आप मेरे बेटे को अपना पोता मान लें, मेरा बेटा भी आपको अपना गॉडफादर मान लेगा, उसके बाद आप इसके ग्रैंडफादर भी बन सकते हैं। क्या आपको देखकर लगता है कि आप अपने पोते की वजह से काफी ज्यादा उदास हैं, अपने पोते की मौत की वजह से, तो अगर आप मेरे बेटे को अपना पोता बना लेंगे तो आपके दुख में भी कमी होगी। तो ज़ाओची पैट्रियार्क से कहता है, तुमने अब ये भी क्या कहा, क्या तुमने कहा कि तुम अपने बेटे को मेरा पोता बनाना चाहते हो, क्या वाकई में तुम ऐसा करना चाहते हो? साथ ही हमारा ज़ाओची सोच रहा होता है, ये पैट्रियार्क तो वाकई में बहुत ज्यादा चालाक है, मैंने इसे सिर्फ एक छोटा सा हिंट क्या दिया कि इसने अपने बेटे को मेरा पोता बना दिया। सिर्फ वही नहीं बल्कि लुचेंग भी जल्दी से ज़ाओची को अपना ग्रैंडपा कह देता है। ज़ाओची उसकी तरफ घूमता और कहता है, बच्चे अभी भी तुमने मुझे क्या कहा? ज़ाओची ब्लश करते हुए से कहता है, ग्रैंडपा, अगर आपको मेरा ग्रैंडपा कहना बुरा ना लगे तो मैं आपको अपना ग्रैंडपा कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको अपना ग्रैंडपा मानना चाहता हूँ, आज के बाद आप मेरे ग्रैंडपा हैं। ज़ाओची जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे गले से लगा लेता और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरा पोता वापस मिल गया, तुम मेरे पोते हो, अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दादाजी तुम्हारी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर देंगे और तुम्हें पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे। सेकंड एल्डर पैट्रियार्क को, साथ ही यंग मास्टर को और साथ ही मास्टर हांगफू यानी ज़ाओची को, तीनों को कंग्रेचुलेट करते हैं। पैट्रियार्क को उनके बेटे के इलाज के दोबारा शुरू होने पर, मास्टर हांगफू यानी ज़ाओची को उनका नया पोता मिलने पर, सेकंड एल्डर कहते हैं, ये तो हमारी फैमिली का एक बहुत बड़ा ओकेजन है कि बेटे को एक दादाजी मिले हैं। पैट्रियार्क से कहते हैं, हाँ मुझे लगता है कि हमें अगले 3 दिन तक सेलिब्रेट करना चाहिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। ज़ाओ लुचेंग भी अपने बिस्तर से नीचे उतरता है और घुटनों के बल हो जाता है और कहता है, ग्रैंडपा, ये आपका पोता आपके सामने माथा रगड़ना चाहता है ताकि आपको रिस्पेक्ट दे सके। ज़ाओची उसे कहता है, नहीं बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे जख्म अभी खुले हैं और तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, तुम इस तरह नहीं कर सकते, तुम बाद में मुझे रिस्पेक्ट दे सकते हो, मुझे पता है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो, तो मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है। ज़ाओ लुचेंग उसे कहता है, ग्रैंडपा, आपको मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपका पोता यहाँ पर जख्मी भी है फिर भी वो आपकी रिस्पेक्ट के लिए आपके सामने जरूर झुकेगा। ज़ाओ लुचेंग हमारे ज़ाओची के सामने अपने घुटने टेक देता है और अपना माथा रगड़ना शुरू करता है। उसके माथा रगड़ लेने के बाद ज़ाओची फिर से आगे बढ़ता है और उसे गले से लगाकर कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम तो मेरे सबसे बेस्ट पोते हो। ज़ाओची उसको दोबारा से बिस्तर पर लेटा देता है और उनसे कहता है, अब कि ये सब कुछ हो चुका है तो हम इसका इलाज दोबारा से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार इसका इलाज काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो ज़ाओची सेकंड एल्डर से कहता है, जल्दी से अपनी मेडिसिन हॉल के किसी एल्डर को बुला कर लाओ, क्योंकि मुझे नई मेडिसिन चाहिए, मुझे नई जड़ी बूटियां चाहिए एक नई मेडिसिन बनाने के लिए। थोड़ी देर के बाद मेडिसिन हॉल का चीफ एल्डर वहाँ पर आ जाता है और ज़ाओची से कहता है, ग्रेट मास्टर, मैं यहाँ के मेडिसिन हॉल का चीफ एल्डर हूँ और मुझे काफी ज्यादा नॉलेज है जड़ी बूटियों के बारे में, पिछले कई सालों से मेडिसिन के बारे में पढ़ रहा हूँ और हमारे ट्रेजरी रूम में जितनी मेडिसिन रखी हुई है मुझे उन सभी के बारे में पता है, अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जल्दी से आप बताएं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। ज़ाओची से कहता है, तो फिर ठीक है, तुम्हें ये सारी मेडिसिन के नाम एक ही बार में याद रखने होंगे, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। तो ज़ाओची से यहाँ पर दोबारा से काफी सारी मेडिसिन के नाम बताता है, वो उसे बहुत सारी जड़ी बूटियों के नाम बताता है, उनमें से कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती है जिनकी वो एज के बारे में बताता है, यानी कि वो इतने साल पुरानी होनी चाहिए। ये सुनने के बाद तो चीफ एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। ज़ाओची की बात खत्म होने के बाद उसे कहता है, सारी की सारी चीजें याद तो रख ली हैं, सारी चीजें आपको मिल भी जाएंगी, लेकिन इनकी एज के बारे में मैं कह नहीं सकता। आपने जहाँ पर कहा कि आपको कोई चीज 10 साल पुरानी चाहिए तो आपको कोई 100 साल पुरानी चाहिए, मुझे किसी चीज को देखकर उसकी एज के बारे में कैसे पता चलेगा कि उसकी उम्र कितनी है और कितनी पुरानी है। ज़ाओची उसे कहता है, लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि तुम्हें सारी मेडिसिन के बारे में पता है और तुम बहुत ज्यादा नॉलेजेबल एल्डर हो, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें इतना भी नहीं पता। अगर तुम्हें मेडिसिन के बारे में इतना नहीं पता, तुम उनको देखकर उनकी एज नहीं बता सकते, तो तुम मेरे मेडिसिन हॉल के एल्डर क्यों हो? तो ज़ाओची का ये सारे का सारा प्लान है ताकि वो इनके मेडिसिन हॉल में जा सके। ज़ाओची उसे कहता है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि तुम इन सारी मेडिसिन को इकट्ठा कर पाओगे, कि तुम्हें तो जड़ी बूटियों की एज के बारे में पता ही नहीं है। चलो ठीक है, फिर ये सारी जड़ी बूटियां मैं खुद ही इकट्ठी कर लेता हूँ। साथ ही ज़ाओची पीछे की तरफ मुड़ता है और उनसे कहता है, मैं शायद इस बारे में भूल गया था, भी सेक्टर के लिए उसका मेडिसिन हॉल जहाँ पर वो अपनी सारी कीमती जड़ी बूटियां रखते हैं सबसे ज्यादा कीमती होता है, वो उनके ट्रेजर रूम की तरह होता है। इसी वजह से वो किसी भी बाहर वाले को वहाँ पर आने नहीं देते और मैं भी एक बाहर वाला हूँ, इसी वजह से तुम लोग मुझे वहाँ पर जाने नहीं दोगे। जबकि पैट्रियार्क ज़ाओची से कहते हैं, मेरे बेटे ज़ाओ लुचेंग ने आपको ग्रैंडपा माना है, अगर वो आपको अपना ग्रैंडपा मानता है तो इसका मतलब यह है कि अब आप भी ज़ाओ सेक्टर का एक हिस्सा है, हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो आप आउटसाइडर कैसे हुए? आप हमारी ट्रेजरी रूम में जा सकते हैं जहाँ से आप खुद जाकर जड़ी बूटियां कलेक्ट कर सकते हैं। अपने बेटे लुचेंग के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, इसलिए आप खुद ट्रेजरी रूम में जाएं और वहाँ से जाकर अपने
लिए जड़ी बूटियां लेकर आए जिससे आप मेरे बेटे के लिए मेडिसिन बना सकें। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 38 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जाओची इनके ट्रेजरी रूम को खाली कर देगा, कि हमारे जाओची का मकसद मेडिसिन हॉल में रखी हुई सारी जड़ी बूटियों को हड़प करना है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।